हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ड्रैगन डिवॉर्मिंग मैच के सीजन 2 के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप सभी लोगों ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा तो पहले जाकर आप वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रसल और एरन की पावर्स पर उनके मास्टर के दरमियान एक बैट लगी थी, जहां उन दोनों को 3 साल बाद फाइट करनी थी। लेकिन सर एलन पेज के कहने पर रसल उनके साथ टाइम से पहले ही फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जहां उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा धमाकेदार थी। लेकिन एट द एंड रसल अपनी ड्रैगोनिफिकेशन वाली पावर को इस्तेमाल करते हुए एलन को हरा देता है, जिसके बाद वो स्पेयरमैनशिप की ट्रेनिंग लेने के लिए सर्जिलियन की इनविटेशन पर उनके पास चला जाता है, जहां पर सर्जिलियन का उसे स्पेयरमैनशिप सिखाने के बदले में रसल को उनके नाइट्स के साथ स्पार करना था, जहां रसल काफी ज्यादा आसानी से फोर्थ ग्रेड के नाइट को हरा देता है। जिस चीज को देखकर वहां पर खड़े नाइट्स काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, और रसल की पावर्स को देखकर वहां पर एक सेकंड ग्रेड का नाइट आ गया था। तो अब आगे, जिसके बाद हमें उन दोनों की फाइट तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन सर्जिलियन की आवाज से हमें पता चलता है कि विंसन और रसल के दरमियान फाइट ड्रा हो चुकी थी, जहां सर्जिलियन रसल की तारीफ कर रहे थे। लेकिन रसल भाई साहब कहने लगते हैं, नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरा लक था। और रसल की इस बात को सुनकर सर्जिलियन हंसते हुए कहते हैं, लक? फिर से? अगर तुमने वहां पर अपना मैजिक इस्तेमाल किया होता शायद ही विंसन तुमसे जीत पाता। और सर्जिलियन की इस बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए रसल काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन अभी भी सर्जिलियन रसल को और भी चुंगाते हुए कहते हैं, मुझे पता है कि तुमने वहां पर अपने मैजिक को यूज नहीं किया था, लेकिन अगर तुमने अपना मैजिक इस्तेमाल किया होता और विंसन एक फर्स्ट ग्रेड का नाइट होता तो रिजल्ट फिर भी सेम ही रहना था। सर्जिलियन की इन बातों को सुनते हुए रसल भी अपने मन में सोचने लगता है, वैसे ये कह तो सही रहे हैं, क्योंकि अब मैं एक फिफ्थ सर्कल का मेज बन चुका हूँ और ये चीज मुझे एक एक्सपर्ट ग्रेड नाइट के लेवल तक पहुंचाती है। और फिर अचानक से सर्जिलियन एक कमरे के सामने रुकते हुए कहते हैं, अपने आप को इतना भी कम ना आको, क्योंकि कहा जाता है कि एक्सेसिव ह्यूमिलिटी एरोगेंस भी बन सकती है। सर्जिलियन की इस बात को सुनकर रसल उन्हें कहने लगता है कि मैं इस बात को अपने जहन में बिठा ली है, लेकिन सर्जिलियन अपने सामने लगे हुए उस व्हील को घुमाते हुए कह रहे थे, अब वो टाइम आ चुका है जब मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दूंगा। और हम देखते हैं कि सर्जिलियन के उस व्हील को घुमाने की वजह से उनके सामने का डोर अनलॉक हो गया था, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जहां पर एंटर करते हुए सर्जिलियन रसल को बताने लगते हैं, स्पेयरमैनशिप की किताबें साइड पर रखी हुई हैं, तो उनमें से कुछ स्टडी करने के लिए उठा लो। जहां रसल भी उन किताबों को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, इन सभी किताबों को चेक करने के लिए मुझे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, और ये टाइम है अपनी स्वॉर्डमैनशिप में एक डायरेक्शन हासिल करने का। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रसल कुछ किताबें लेकर सर्जिलियन के पास चला गया था, जहां रसल को अपने सामने देखकर सर्जिलियन कहने लगते हैं, तो क्या स्पेयरमैनशिप के हवाले से तुमने कोई किताब ढूंढ ली? तो रसल अपने साथ लाई हुई 2 किताबों को दिखाते हुए कहने लगता है, मैंने इन 2 किताबों को चूज किया है। जिन किताबों को देखते हुए सर्जिलियन कहने लगते हैं, ओह, ये तो 6 यूनियन हेवन शैटरिंग आर्ट और लामेंचा है। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा ग्रेट स्पेयरमैनशिप टेक्निक्स हैं। और फिर रसल के साथ लाई हुई पहली किताब के बारे में बताते हुए कहते हैं, 6 यूनियन हेवन शैटरिंग आर्ट, इसे मास्टर करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर तुमने इसे परफेक्टली मास्टर कर लिया तो ये तुम्हारी स्पेयर टेक्निक्स में से काफी ज्यादा पावरफुल साबित होंगी। और तुम्हारी लाई हुई दूसरी टेक्निक यानी कि लामांचा, ये एक रिफाइंड स्पेयर टेक्निक है जो कि किसी भी अननेसेसरी मूवमेंट को किए बगैर इस्तेमाल करने की काबिल होती है। और पर्सनली मैं तुम्हें 6 यूनियन हेवन शैटरिंग आर्ट रिकमेंड करता हूँ। लेकिन सर्जिलियन की इस बात को सुनने के बाद भी रसल 6 यूनियन हेवन शैटरिंग आर्ट को चूज ना करते हुए उस टेक्निक को जिसका कि नाम लामांचा है उसे चूज कर लेता है। जहां रसल उस बुक को उठाते हुए कह रहा था, एक मेज होने की वजह से मुझे एक रिफाइंड स्पेयर टेक्निक ही चाहिए थी, जो कि मैं किसी भी इंटेंस सिचुएशन में इंस्टेंट में इस्तेमाल कर सकता हूँ। और एक मेज के लिए एक रिफाइंड टेक्निक का होना किसी पावरफुल टेक्निक के लिए ज्यादा कारगर साबित होता है। और रसल के इस डिसीजन को सुनने के बाद सर्जिलियन भी अपने मन में सोचने लगते हैं, तो ये किसी स्ट्रॉन्ग चीज को नजरअंदाज करते हुए एक रैशनल सी टेक्निक को चुन रहा है। ये सच में एक मेज की तरह सोचता है। और फिर रसल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम लवांचा को मास्टर कर सकते हो। और सर्जिलियन की इस बात को सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, एक इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक की किताब को किसी को बिना किसी सोच के दे देना, यानी कि जितनी बार भी मैं इसके साथ मिला हूँ ये काफी ज्यादा जनरस होता है। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। सर्जिलियन उसे कहने लगते हैं, इस बारे में मत भूल जाना कि तुम्हें मेरे नाइट्स के साथ स्पार भी करना है। और सर्जिलियन की इस बात को सुनकर रसल भी अपने मन में सोचने लगता है,
हाँ, लगता है कि ये चीज फ्री नहीं है। और फिर ऐसे ही काफी ज्यादा मौसम बीत जाते हैं, यानी कि हमें काफी ज्यादा देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बग्गी किसी बर्फीले इलाके से गुजर रही थी, जहाँ कोई पर्सन किसी पेन का इस्तेमाल करते हुए अपनी टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था। जो पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि अपना रसल ही था, जो कि अपनी आंखें बंद करके एक पेन के साथ कुछ ट्रेनिंग कर रहा था। जहाँ रसल अपने मन में सोचने लगता है, ये सिंपल मूव्स अगर एक साथ मिल जाए तो एक लाइन बन जाती है, और हर बार मैं ऐसी जगह पर आकर स्टक हो जाता हूँ। सर्जिलियन से लमांचा को लिए हुए पूरा 1.5 साल गुजर चुका है। इसके सारे फॉर्म्स को याद करना भी सच में मेरे लिए एक काफी बड़ी अचीवमेंट है, मगर इस पेयर टेक्निक को परफेक्ट करने के लिए मुझे इसके ट्रू मीनिंग को रियलाइज करना होगा, और इस चीज के लिए मुझे पूरी तरह से इस पर फोकस करना होगा। मगर यार, मेरे लिए काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। और फिर हमें एक सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है, जहाँ पर असल को मिशन मिला हुआ था कि उसे 6 सर्कल को रीच करना है, जिसके रिवार्ड्स काफी ज्यादा थे। तो वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हो कि क्या क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस सिस्टम विंडो को देखते हुए रसल अपने मन में सोचने लगता है, एक 6 सर्कल का मेज बनने के लिए मुझे काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी और काफी ज्यादा एनलाइटमेंट हासिल करनी होगी, और 6 सर्कल को हासिल करने का कोई शॉर्टकट भी मौजूद नहीं है। और फिर अपने मन में उस ड्रैगन की सारी बातें याद करते हुए कहने लगता है, मैं इस एरा में ड्रैगन्स को कैसे फाउंड कर सकता हूँ। मैंने काफी ज्यादा किताबें छानी, और उन किताबों में से मैंने 4 ऐसी जगहों के बारे में पढ़ा जहाँ पर ड्रैगन होने की काफी ज्यादा संभावनाएं थी, और मैंने उन प्लेसेस में से 2 चेकआउट कर ली हैं, लेकिन उन प्लेसेस में मुझे ड्रैगन्स का एक भी नामो निशान नहीं मिला, और अब पीछे सिर्फ 2 ही प्लेसेस बाकी बची हैं, यानी कि रेड माउंटेन बेल्ट कैनन और कर्ल आइलैंड। और कर्ल माउंटेन पर ड्रैगन होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं, मगर उस जगह को मेरे करंट लेवल पर एक्सप्लोर करना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो मुझे कर्ल आइलैंड के विजिट को तब तक के लिए पोस्टपोन करना होगा जब तक मैं 6 सर्कल का मेज नहीं बन जाता, यानी कि सबसे पहले मुझे रेड माउंटेन बेल्ट कैनन पर जाना होगा, जहाँ पर मुझे अंडरवर्ल्ड को भी विजिट करना होगा। और फिर हमें कुछ फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर रसल मास्टर डारिया के सामने बैठा हुआ था, जहाँ मास्टर डारिया रसल को बता रही थी कि तुम इस बार अंडरवर्ल्ड को घूमने के लिए जाओगे, जहाँ अचानक से मास्टर डारिया काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहते हैं, अंडरवर्ल्ड ड्वार्फ का लैंड है और उस जगह पर ह्यूमंस आसानी से एंटर नहीं कर सकते। मास्टर डारिया की इस बात को सुनकर रसल उन्हें कहने लगता है, मुझे इस बारे में पता है। रसल की इस बात को सुनकर मास्टर डारिया फिर से रसल को बताने लगती हैं, तुम अंडरवर्ल्ड की तरफ जा ही रहे हो, वहाँ पर तुम वाइटी से भी मिल लेना, मेरा मतलब है कि व्हाइट टावर मास्टर। मास्टर डारिया की इस बात को सुनकर रसल थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, व्हाइट टावर मास्टर? तो मास्टर डारिया रसल को बता रही थी, हाँ, क्योंकि उसके अंदर हाफ ब्लड ऑफ फेरी रेस है, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में जरूर जानती होगी। और फिर हमें रसल को दिखाया जाता है, जो कि व्हाइट टावर के सामने खड़ा हुआ था, और मास्टर डारिया की इन बातों को याद करते हुए अपने मन में सोचने लगता है, ड्वार्फ्स फेरी रेस का पार्ट है, यानी कि मास्टर की बात में कोई ना कोई पॉइंट तो था। और तभी अचानक से हमें किसी को दिखाया जाता है, जो कि रसल पर हमला कर देता है, लेकिन रसल ने भी अपनी तरफ बढ़ते हुए उस हाथ को नोटिस कर लिया था। और यहाँ पर सीन कट होता है और हमें मास्टर डारिया को दिखाया जाता है, जो कि हंसते हुए अपने मन में सोच रही थी, ओह हाँ, मैं रसल को ये चीज बताना तो भूल ही गई, शायद अब तक वो एक दूसरे से मिल चुके होंगे। और हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर पहले वाला वो कोई अटैक नहीं था, बल्कि ब्रदर अल्सन से, जो कि पीछे से आते हुए रसल को पकड़ देते हैं, जहाँ वो रसल को पकड़ते हुए कह रहे थे, अबे छोटू, तुझे मेरी याद नहीं आती। और फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो किसी लिफ्ट टाइप की चीज का इस्तेमाल करते हुए कहीं पर जा रहे थे, जहाँ ब्रदर अल्सन रसल से पूछने लगते हैं, वैसे तुमने अंडरवर्ल्ड की रिसर्च ट्रिप में हिस्सा क्यों लिया? खैर, ये कोई ऐसी ट्रिप है जो कि काफी ज्यादा फेमस नहीं है, इसीलिए इस ट्रिप में कोई भी हिस्सा नहीं लेता, और अब तुम मेरे साथ आ गए हो तो लगता है कि मुझे बोर होना नहीं पड़ेगा। लेकिन अचानक से रसल ब्रदर अल्सन से पूछने लगता है, क्या आप व्हाइट टावर मास्टर से पहले भी कहीं मिले हैं? तो ब्रदर अल्सन एक अजीब सी शक्ल बनाते हुए कह रहे थे, हाँ, ऑफ कोर्स मिला हूँ। रसल उनसे पूछने लगता है, तो वो किस टाइप की पर्सन है? जिस पर ब्रदर अल्सन रसल को बता रहे थे, मैं उसके बारे में तुम्हें कैसे बताऊं? उसे एक मैच्योर वुमेन कहने से अच्छा एक क्यूट बच्ची कहो तो ठीक रहेगा। और ब्रदर अल्सन की बातें सुनकर रसल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ब्रदर अल्सन रसल को समझाने लगते हैं, रुक जा बेटा, जब देखेगा समझ जाएगा। और फिर हमें उन दोनों को किसी महल जैसी जगह पर एंटर होते हुए दिखाया जाता है, जिस जगह में एंटर होते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, आए, ये कैसी जगह है, किसी बच्चों की तरह का रूम। और हमें उनके सामने एक मिस्टीरियस से फिगर को दिखाया जाता है, जिसे देखकर रसल तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन वो पर्सन रसल और ब्रदर अल्सन का वहाँ पर स्वागत कर रही थी। यही किसी बच्ची की तरह की दिखने वाली व्हाइट टावर मास्टर, यानी कि एमिलिया मार्विन है। और व्हाइट टावर मास्टर की अपीयरेंस को देखते हुए रसल अपने मन में सोचने लगता है, शायद ये इस वजह से एक बच्ची की तरह की लग रही है क्योंकि ये एक हाफ ह्यूमन और एक हाफ एल्फ है।
लेकिन मैं उसकी बॉडी से निकलती हुई उस प्योर माना को सेंस कर सकता हूँ, जो कि सिर्फ एक एल्फ की बॉडी से ही इमिट होती है। और फिर ब्रदर एल्सन हंसते हुए कहने लगते हैं, इस बारे में सोचना कि तुम्हें हमारे नेम्स के बारे में पता है। लगता है कि छोटू रसल सच में काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। जहाँ व्हाइट टावर मास्टर अपने टेडी बेयर पर सवार होते हुए रसल की तरफ बढ़ते हुए कहने लगती हैं, शायद ये इस वजह से है क्योंकि रसल काफी ज्यादा कमाल का है। तुम्हारे जैसा एक ह्यूमन इतनी ज्यादा प्योर माना को पोजेस कैसे कर सकता है। और हम देखते हैं कि व्हाइट टावर मास्टर रसल के कुछ ज्यादा ही करीब पहुंच जाती हैं और रसल को सूंघते हुए कह रही थी, तुमने एक स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है ना। तो रसल भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जी हाँ, आपने सही समझा। और इसी के साथ साथ वो अपने मन में सोच रहा था कि आज से पहले किसी ने भी इस चीज को नोटिस नहीं किया था। और फिर से व्हाइट टावर मास्टर रसल को कह रही थी, क्या तुम उस स्पिरिट को समन कर सकते हो जिसके साथ कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। तो रसल व्हाइट टावर मास्टर को कहता है, लेकिन क्यों। रसल की इस बात को सुनकर व्हाइट टावर मास्टर सीरियस होते हुए कहती हैं, तुम अंडरवर्ल्ड में जाना नहीं चाहते, यानी कि जिस जगह पर तुम जाना चाहते हो उस जगह पर पहुंचने के लिए तुम्हें इतना ज्यादा लकी होना पड़ेगा कि तुम किसी हिडन पोर्टल को तलाश कर पाओ, या फिर कोई ऐसा मैप फाउंड कर पाओ जिसके अंदर वो पोर्टल मार्क्ड हो, या फिर किसी टाइप का आर्टिफैक्ट जो कि उस पोर्टल को ढूंढ पाए। व्हाइट टावर मास्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद रसल उन्हें कहने लगता है, तो आपके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास वो 3 चीजें ना होने की वजह से हमें उस हिडन पोर्टल को तलाश करने के लिए एक स्पिरिट की जरूरत है। ये कहते कहते रसल पेपर को समन कर लेता है, जिसे पहले तो व्हाइट टावर मास्टर थोड़ी देर के लिए घूरती है और फिर अचानक से पेपर को पकड़ते हुए कह रही थी, ये काफी ज्यादा क्यूट है, प्लस ये एक इंटरमीडिएट ग्रेड स्पिरिट है और ये एक म्यूटेंट भी है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो पेपर, जिसे कि उसकी बातों का कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अपनी ही भाषा में कहता है, क्वार। और फिर दूसरी तरफ हमें आर्कड्यूक की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक मिनी ट्री की शाखें काट रहे थे, जहाँ अचानक से वो उस मिनी ट्री की ब्रांचेस को काटते काटते अपने पास ही पड़ी हुई उस खोपड़ी को कहने लगता है, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास थोड़े से मैनर होंगे, लेकिन नहीं। वैसे मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ पर क्या लेने आए हो, वो भी इस टाइम। मेरा मतलब है कि चेरोन, तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो। शायद चेरोन इस खोपड़ी का नाम है, लेकिन मैं इसे खोपड़ी ही कहूंगा। आर्कड्यूक की सारी बातें सुनने के बाद वो खोपड़ी उन्हें कहने लगती है, मैं इस जगह पर इसलिए आया हूँ क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का दिन है। हेप्नोस, जिसके साथ तुम्हारा पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो काफी ज्यादा बिजी है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वो खोपड़ी ये कहते कहते आर्क ड्यूक को कोई चीज पकड़ा रही थी, जहाँ आर्क ड्यूक उस चीज को लेते हुए कहने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, क्या 5 साल इतनी जल्दी गुजर भी गए। और हम देखते हैं कि उस खोपड़ी ने आर्क ड्यूक को एक अजीब से कलर का सेब पकड़ा दिया था, और वो खोपड़ी उस फ्रूट को आर्क ड्यूक को खाने को कह रही थी, जिसे खाते ही आर्क ड्यूक के अंदर काफी ज्यादा पावर्स आ जाती हैं और अपनी बॉडी के अंदर बढ़ती हुई उस एनर्जी को फील करते हुए आर्कड्यूक कहने लगते हैं, अगर मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक दिन इमोर्टल बन जाऊंगा। मगर ये काफी ज्यादा शर्मनाक है कि इसके साइड इफेक्ट काफी ज्यादा गंदे हैं। लेकिन अचानक से वो रसल के बारे में बात करते हुए कहने लगता है, बाय द वे, क्या तुम्हें पता है कि डारिया का डिसाइबल रेड कैनन की तरफ गया हुआ है। तो वो खोपड़ी कहने लगती है, ऑफ कोर्स मुझे पता होगा, और पता भी क्यों ना हो, क्योंकि वो उस विक्ड लेडी का जो स्टूडेंट है, और मुझे पता है कि क्या चीज तुम्हें काफी ज्यादा चिंता दिला रही है कि रेड कैनन बॉर्डर अमेज़ोना फॉरेस्ट के साथ मिलता है। तुम्हें इस चीज की चिंता है कि वो ब्रैड फिर से तुम्हारे काम में इंटरफेयर करेगा। तो आर्कड्यूक कहता है, ब्लेन के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद से ही मैं सच में इस चीज के बारे में काफी ज्यादा कंसर्न हूँ। लेकिन फिर से वो खोपड़ी कहने लगती है, रेड कैनन से काफी ज्यादा दूर अमेज़ोना फॉरेस्ट के अंदर हमारा ऑपरेशन पहले ही स्टार्ट हो चुका है, वो इस चीज को फाइंड नहीं कर पाएंगे। खैर, तब तक के लिए तो नहीं जब तक वो स्पेशली तुम्हारी उस जगह पर विजिट करने के लिए नहीं आते। सो डोंट वरी, या फिर ये कहूँ कि जब तक तुम्हारी वो चीज खुल नहीं जाती। उस खोपड़ी की इस बात को सुनकर आर्कड्यूक कहने लगते हैं, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। तो वो खोपड़ी बोल रही थी, कुछ नहीं, बस मैं ये कह रहा था कि मेरे जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मेरा वेट कर रहे हैं। आर्कड्यूक, ये कहते हुए वो खोपड़ी ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से आर्कड्यूक को काफी ज्यादा गुस्सा तो आ रहा था, और इसी के साथ साथ वो अपने मन में सोचने लगता है, जू लोली कल्टिस्ट, मेरे साथ यूं आर्गुमेंटली बात करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। जिस दिन मैं थ्रोन को असाइन करूंगा, सबसे पहले चीज जो करूंगा, इससे आगे कुछ क्या पाता उसकी नजर अपने सामने उस सड़े हुए दरख्त पर चल जाती है, यानी कि उसी मिनी ट्री को जिसकी ब्रांचेस को वो थोड़ी देर पहले काट रहा था, जो कि इस वक्त तक पूरी तरह से जल चुका था। और पीछे से वो कल्टिस्ट जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और आर्कड्यूक को कह रहा था, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जल्दी चल जाना चाहिए था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें एक बग्गी को दिखाया जाता है जो कि कहीं तरफ जा रही थी, जहाँ कोई पर्सन रसल की तारीफ करते हुए कह रहा था, रसल तुम हमारे साथ आए हो, ये हमारे लिए काफी
ज्यादा लकी साबित हुआ है, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी ही वजह से हम काफी जल्दी अंडरवर्ल्ड को ढूंढ पाएंगे। और फिर हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर व्हाइट टावर मास्टर पेपर को अपने हाथ में लिए हुए कह रही थी, पेपर की वजह से हम अर्थ स्पिरिट ग्नोम की एनर्जी को सेंस कर पाएंगे और वहीं से तुम अंडरवर्ल्ड जाने का रास्ता भी ढूंढ सकते हो। व्हाइट टावर मास्टर की ये सारी बातें याद करके रसल ब्रदर रल्सन को कहने लगता है, ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि पेपर का कमाल है। और इतने में वो रेड कैनन माउंटेन में पहुंच जाते हैं, जहां एंटर होते ही रसल अपने मन में सोचने लगता है, अभी अर्थ स्पिरिट ग्नोम तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा डिस्टेंस पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे इन रॉक्स में से काफी ज्यादा मिस्टीरियस पावर सेंस हो रही है और शायद मुझे यहाँ पर ड्रैगन के हवाले से भी कुछ क्लूज मिल पाए। और फिर अचानक से ब्रदर रल्सन कहने लगते हैं, सिटी में टाइम जाया करने से अच्छा हम सीधा सीधा कैनन की तरफ चले जाते हैं, इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है रसल? तो रसल भी हंसते हुए कहता है, जैसा आपको मुनासिब लगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। और फिर हमें उन दोनों को रेड कैनन माउंटेन के ऊपर दिखाया जाता है, जहाँ रसल पेपर को रिलीज करते हुए कह रहा था, पेपर तुम्हें स्पिरिट ग्नोम की सेंट को ट्रैक करना है। और हम देखते हैं कि पेपर काफी ज्यादा तेजी से किसी डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू कर देता है, जिसे जाता देखकर ब्रदर रल्सन कहने लगते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी ज्यादा ऊपर से एक अर्थबाउंड स्पिरिट की एनर्जी को सेंस कर पाएगा। लेकिन रसल ब्रदर रल्सन को कह रहा था, नहीं वो उसे सेंस कर लेगा। लेकिन अचानक से ब्रदर रल्सन कोई चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और हम देखते हैं कि पेपर के पीछे काफी ज्यादा बड़े बड़े परिंदे थे, जिन्हें देखते हुए ब्रदर रल्सन उन पर अटैक करने ही वाले थे, मगर रसल उन्हें रोकते हुए कहने लगता है, वो हमें कुछ ना करने को कह रहा है। रसल की इस बात को सुनकर ब्रदर रल्सन थोड़ा सा हैरान होते हुए कहते हैं, ना करने को कह रहा है, लेकिन कौन कह रहा है? पेपर कह रहा है। लेकिन वो ईगल्स एक एडवांस ग्रेड फ्लाइंग मॉन्स्टर्स हैं, जो कि एक ऑर्क को भी मार सकते हैं। और ऊपर की तरफ हमें पेपर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पावर्स को चार्ज करते हुए काफी आसानी से एक ईगल को मार भी देता है। और पेपर के इस कारनामे को देखकर रसल काफी ज्यादा खुश और ब्रदर रल्सन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ पेपर अपने मुंह में काफी ज्यादा फायर एनर्जी चार्ज करते हुए उन बाकी के बचे हुए ईगल्स पर छोड़ देता है, जिसकी वजह से उनका सीख कबाब बन गया था। और उन ईगल्स को खत्म करने के बाद अचानक से ही पेपर को कुछ फील होता है, जिस पर वो रसल को अपनी ही लैंग्वेज में कुछ बताना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर रसल कह रहा था, लगता है कि उसने उस अर्थ ग्नोम की प्रेजेंस को फील कर लिया है। और फिर हमें उन दोनों को काफी ज्यादा छोटी छोटी गुफाओं के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर चलते हुए ब्रदर रल्सन रसल को कहने लगते हैं, मैंने जहाँ तक नोटिस किया है यहाँ पर 300 से ज्यादा गुफाएं हैं। अगर हम इन सभी को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ऐसे ही हमारे रिसर्च का सारा टाइम जाया हो जाएगा और इस तरह हम अंडरवर्ल्ड पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इनसे अच्छा क्यों ना हम इन सभी गुफाओं को तोड़ दें। और ब्रदर रल्सन की इन सारी बातों को सुनते हुए रसल मुस्कुरा रहा था और फिर अचानक से पेपर एक गुफा की तरफ इशारा करते हुए गुर्राने लग जाता है, जिस गुफा के पास आते हुए ब्रदर रल्सन एक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करता है, जिसे उन्होंने उसी गुफा के अंदर फेंक दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ी सी रोशनी हो गई थी। और उस गुफा के अंदर का नजारा देखते हुए ब्रदर रल्सन कहने लगते हैं, ये केव कोई ऑर्डिनरी केव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना कोई ह्यूमिडिटी है ना ही छोटे छोटे प्लांट्स हैं। और इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाली केव्स को कहा जाता है आर्टिफिशियल केव्स। ब्रदर रल्सन की ये सारी बातें सुनने के बाद रसल सोचते हुए कहने लगता है, आर्टिफिशियल केव्स एंट्रेंस को हाइड करने के लिए बनाई जाती हैं, तो इसका मतलब है कि इस केव्स के अंदर काफी ज्यादा ट्रैप्स होंगे। और रसल को इतना ज्यादा सोचता देखकर ब्रदर रल्सन उसको सहलाते हुए कहते हैं, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? अगर इस केव के अंदर ट्रैप्स हैं तो फिर तुम अंदर नहीं जाओगे। ब्रदर रल्सन की ये बात सुनकर रसल मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे तो फिर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि उन ड्वार्फ ने इस केव के अंदर कितने ज्यादा ट्रैप्स लगाए हुए हैं। और फिर अगले ही सीन में हमें ब्रदर रल्सन और रसल को काफी ज्यादा तेजी से उस केव में भागते हुए दिखाया जाता है, जहाँ काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए ब्रदर रल्सन कह रहे थे, डैम इट, उन ड्वार्फ्स ने कितने ज्यादा ट्रैप्स लगाए हुए हैं। तो रसल भी भागते हुए उन्हें जवाब देता है, अब तक तो हम 15 ट्रैप्स को डोज कर चुके हैं। और रसल की इस बात को सुनकर ब्रदर रल्सन उन ड्वार्फ्स को गालियां दे रहे थे, जहाँ पीछे की तरफ रसल भी काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए अपने मन में सोचने लगता है, मैंने सोचा था कि मैं अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए इन ट्रैप्स को काफी ज्यादा आसानी से डिसमेंटल कर दूंगा, लेकिन इन ड्वार्फ्स ने यहाँ पर माना कंट्रोल डिवाइसेस लगवाई हुई हैं और किसी एक जगह पर नहीं लगाई, पूरी की पूरी केव में लगाई हुई है। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे ड्रैगोनिफिकेशन पावर का इस्तेमाल करना ही होगा। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, अचानक से उसे कुछ माना सेंस होती है, जिसे सेंस करके रसल वहीं पर रुक जाता है। और रसल को यूं रुकता देखकर ब्रदर रल्सन उसे भागने का बता रहे थे। और फिर अचानक से रसल अपनी ब्लेज लॉन्च का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचने लगता है, बेशक उन्होंने पूरी केव में माना कंट्रोल डिवाइसेस लगाई हुई हैं, लेकिन फिर भी उन माना कंट्रोल डिवाइसेस के होने के बावजूद भी कुछ गैप्स तो बच जाते हैं, जिसके थ्रू माना ट्रैवल कर सकती है। अपने मन में ये कहते हुए रसल अपने साथ वाली दीवार को तोड़ देता है और उस वाल के परे हमें एक रैप गेट को दिखाया जाता है, जिस रैप गेट को देखते हुए रसल अपने मन में सोचने लगता है, नो मैटर कि ड्वार्फ की टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस है, लेकिन स्पेस क्रॉसिंग करना
माना के बिना इम्पॉसिबल है और इसी वजह से इस जगह पर कोई भी माना डिवाइस नहीं है। और उस रैप गेट को देखते हुए ब्रदर एल्सन रसल की तारीफ करते हुए कहते हैं, वेल डन, तुमने ड्वार्फ का वार्म गेट ढूंढ लिया है। मैं इस चीज को रिपोर्ट में मेंशन जरूर करूंगा। और फिर रसल और ब्रदर एल्सन उस रैप गेट का इस्तेमाल करते हुए अंडरग्राउंड सिटी में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि वो अंडरग्राउंड सिटी काफी ज्यादा बड़ी थी। जिस सिटी के अंदर एंटर करते हुए रसल अपने मन में सोचने लगता है, मैंने सोचा था कि ये एक छोटी सिटी होगी क्योंकि ये एक अंडरग्राउंड सिटी जो है, लेकिन यहाँ आकर तो मुझे पता चला है कि ये तो एंडीमियन रॉयल कैपिटल से भी एक बड़ी सिटी है। और रसल को वहाँ पर देखकर कोई पर्सन कहने लगता है, काफी देर हो गई थी, ह्यूमंस हमारी अंडरग्राउंड सिटी में नहीं आए थे। और रसल को ये बात कहने वाले दो ड्वार्फ थे, जिनमें से एक ओल्डर ड्वार्फ कहने लगता है, ह्यूमंस के लिए हमारे वार्प गेट को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। क्या तुम्हारे पास रैप गेट का कोई मैप था या फिर तुमने किसी स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है? लेकिन जो भी हो, तुम हमारे यहाँ आए हो तो तुम हमारे मेहमान हुए। और फिर से दूसरा ड्वार्फ कहने लगता है, अगर तुम सिटी के अंदर जाना चाहते हो तो हमें फॉलो कर सकते हो, हम तुम्हें एटलीस्ट कुछ चीजों के बारे में बता देंगे और हमारे साथ फिरने से तुम्हें महसूस होगा कि हमारी अंडरवर्ल्ड सिटी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और उन छोटे छोटे ड्वार्फ्स को देखकर रसल भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और फिर काफी ज्यादा खुश होते हुए उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो ड्वार्फ अपनी अंडरग्राउंड सिटी की काफी ज्यादा तारीफें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ वो रसल को अपने अंडरग्राउंड सिटी की अलग अलग चीजें दिखा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो रसल को सिटी घुमाने नहीं बल्कि अपने सामान का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आए हैं। और उन दोनों ड्वार्फ्स की इन हरकतों को देखकर रसल भी अपने मन में सोचने लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे सिटी घुमाने नहीं बल्कि अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हमें ब्रदर एल्सन को दिखाया जाता है जो कि रसल को कह रहे थे, मुझे ड्वार्फ्स की मस्कुलर ट्रेनिंग पर फोकस करना है, इवन तो वैसे भी हम यहाँ पर रिसर्च करने आए थे, तो मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। ये कहते हुए ब्रदर एल्सन काफी तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन पीछे से रसल उन्हें आवाजें लगा रहा था कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। और रसल भी उनके पीछे जाने ही वाला था, लेकिन पीछे से वो ड्वार्फ रसल को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ खींच कर ले जा रहा था। जहाँ वो रसल को कहने लगता है, तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मैंने तुम्हें कोई चीजें दिखानी है। लेकिन तभी अचानक से रसल कुछ ऐसा देखता है जिसकी वजह से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। और रसल ने जो देखा वो एक बहुत बड़ा ड्रैगन था। खैर ड्रैगन नहीं, ड्रैगन की मूर्ति थी। और फिर रसल उस ड्वार्फ को कहने लगता है, खैर उस ड्वार्फ का नाम सर मिगी है। और फिर रसल सर मिगी को कहने लगता है, लीजेंड्स का कहना है कि अंडरवर्ल्ड को 2 ड्रैगन्स ने ब्लेस किया था, क्या ये बात सच है? रसल की उस बात को सुनने के बाद सर मैगी रसल को बताने लगते हैं, ये बात सच है। सिल्वर ड्रैगन जो कि आयरन और विंड को कंट्रोल कर पाता था, उसने हमें ब्लेसिंग ऑफ स्टील से नवाजा था, वाइल द फायर ड्रैगन जो कि आग पर राज करता था, उसने हमें ब्लेसिंग ऑफ फ्लेम से नवाजा था। सर मिगी की इस बात को सुनकर रसल कहने लगता है, तो वो स्टैचू जरूर उन्हीं ड्रैगन में से एक का होगा। तो सर मिगी रसल को कहने लगते हैं, हाँ ये उस वक्त बनाया गया था जब फायर ड्रैगन ने हमें ब्लेसिंग ऑफ फ्लेम से नवाजा था। और ये भी कहा जाता है कि हजारों सालों पहले इस जगह पर ड्रैगन्स भी रहा करते थे। सर मिगी की इस बात को सुनने के बाद रसल अपने मन में सोचने लगता है, अगर ड्रैगन सच में यहाँ पर रुके थे तो जरूर उनके कुछ ट्रेसेस यहाँ पर मिल सकते हैं। और फिर सर मिगी से पूछने लगता है, क्या आउटसाइडर अल्टर में एंटर कर सकते हैं? तो सर मिगी रसल को बता रहे थे, हाँ मैं तुम्हें अवतार को दिखा सकता हूँ क्योंकि हमारे लिए ऑर्डर कोई मायने नहीं रखते। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल और सर मिगी उसी मार्केट से होते हुए उस ड्रैगन अवतार की तरफ जा रहे थे, जहाँ रास्ते में सर मिगी कहने लगते हैं, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ कि अंडरवर्ल्ड में सोल्ड किए जाने वाले वेपन्स ह्यूमंस के वेपन से ज्यादा कारगर होते हैं। यहाँ तक कि फेमस बीस्ट किंग कुलिल का वेपन भी हमारे एंसेस्टर के द्वारा ही बनाया गया था। और मार्केट से गुजरते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, यहाँ पर तो ड्वार्फ्स के अलावा भी काफी ज्यादा और टाइप्स की स्पीशीज हैं और ये सारी फेरी रेस अमेज़ोना फॉरेस्ट से ही ताल्लुक रखती है। ये सभी लोग यहाँ पर आते हैं ताकि इक्विपमेंट्स का ट्रेड कर सकें। अचानक से पीछे से कोई रसल को सेवियर कह के पुकारता है और रसल को सेवियर पुकारने वाली, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, लेडी इलो थी। जहाँ वो रसल को कहने लगती है, आपसे दोबारा मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। और फिर अचानक से लेडी इलो के पीछे से कोई आते हुए कहने लगता है, तो यही वो यंग मैन है जिसने इलो की मदद की थी। और हम देखते हैं कि ये बात कहने वाला व्हाइट आइज ट्री का एक एल्डर था, जो कि अपना इंट्रो देते हुए कहने लगता है, मैं व्हाइट आइज ट्री का एक एल्डर स्कान हूँ। ये कहते हुए वो रसल से हैंडशेक करता है, जहाँ रसल भी उसे अपना इंट्रो दे रहा था। और रसल को देखते हुए एल्डर अपने मन में सोचने लगता है, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस था कि किस तरह के पर्सन ने इलो की मदद की थी। और इसके साथ यहाँ पर मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी वोल्केनो के सामने खड़ा हुआ हूँ। इतनी ज्यादा प्योर माना एक ह्यूमन के अंदर कैसे हो सकती है? और फिर अचानक से रसल
रसल ईलो से पूछने लगता है, वैसे ईलो तुम यहाँ पर करने क्या आई हो? तो ईलो मुस्कुराते हुए रसल को बताने लगती है, हम लोग यहाँ पर वेपन्स खरीदने के लिए आए हैं। तो रसल भी अपने मन में ये सोचते हुए अमन पसंद एल्फ्स वेपन्स बाय कर रही हैं। रसल अपने मन में ये सोचते हुए ईलो से पूछने लगता है, आपकी ट्राइब के साथ कोई मसला हुआ है? तो ईलो अचानक से काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहने लगती हैं, वेल अमेज़ोना फॉरेस्ट के मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा बारबेरियस हो गए हैं। और ईलो की इस बात को सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अभी भी ईलो कह रही थी, अगर मैंने सक्सेसफुली अपना ब्लड अवेकन कर लिया होता तो हमें इतनी ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़ता। और ईलो के साथ आया हुआ एल्डर उसे तसल्ली देते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, इस बारे में मत सोचो। और ईलो की इस बात को सुनकर पीछे की तरफ खड़ा रसल अपने मन में सोच रहा था, ईलो ने एक दफा बताया था कि उसके अंदर ग्रीन ड्रैगन का ब्लड है। और इस चीज को याद करके रसल ईलो से पूछ लेता है, ईलो क्या व्हाइट एश ट्री ट्राइब के अंदर ड्रैगन्स के हवाले से कोई रिकॉर्ड्स हैं? रसल की इस बात को सुनकर ईलो उससे माफी मांगते हुए कहती है, आई एम सॉरी, ड्रैगन्स के ब्लड को इनहेरिट करने के अलावा हमारे पास इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वैसे आप इस जगह पर कितनी देर के लिए रुक रहे हैं? क्योंकि अगर मुझे ड्रैगन्स के हवाले से हमारे ट्राइब के अंदर कुछ पता चला तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो रसल भी मुस्कुराते हुए उसे बताने लगता है, आपका इस चीज के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। वैसे मैं यहाँ पर कुछ 3 हफ्तों के लिए रुका हुआ हूँ। और फिर अगले ही सीन में हमें रसल को उसी रेड ड्रैगन के सामने दिखाया जाता है, जिस ड्रैगन को देखकर भी रसल को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। और अपने मन में सोचने लगता है, मुझे तो इसके अंदर कुछ भी स्पेशल नजर नहीं आ रहा, शायद सिल्वर ड्रैगन में मुझे कुछ मिल जाए। और फिर अगले ही सीन में हमें उसे सिल्वर ड्रैगन एल्डर के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर सर मैगी उस एल्टार को देखते हुए कह रहे थे, सिल्वर ड्रैगन एल्टार फायर ड्रैगन एल्टार के बिल्कुल ही सामने है। और उस सिल्वर ड्रैगन अल्टार को देखते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, मुझे लगता है कि इन दोनों स्टैचूज में फर्क सिर्फ कलर का ही है। और फिर उस स्टैचू को देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है, ये स्टैचू भी पिछले स्टैचू की तरह ही आम नजर आ रहा है। और फिर सर मैगी रसल को ये कहते हुए जाने लगते हैं, तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात एंड्रस पे होगी। और सर मैगी के वहाँ से चले जाने के बाद रसल अपने मन में सोचने लगता है, क्या इसके अंदर भी कुछ स्पेशल नहीं है? अपने मन में ये सोचते सोचते रसल उस अल्टार पर हाथ रख देता है। और रसल का उस अल्टार पर हाथ रखना ही था, एक अजीब सी एनर्जी निकलकर रसल के हाथ में एंटर कर जाती है। और हम देखते हैं कि रसल के हाथ पर एक अजीब सा सर्कल बन जाता है। और अचानक से उस सिल्वर ड्रैगन की आंखें भी चमकना शुरू हो जाती हैं। और फिर अचानक से रसल के कानों में एक मिस्टीरियस आवाज आने लगती है, मैं काफी अरसे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और फॉर्चुनेटली तुम मेरे लाइफ स्पैन के खत्म होने से पहले पहले यहाँ पर आ चुके हो। तुम्हें ये पाथ फॉलो करके मेरे तक पहुंचना होगा, यानी कि मेरे मास्टर जेनेसिस ऑफ द ड्रैगन गॉड। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। सो एट द एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।